बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज जो है हम आपकी सर्जरी इरफान मसूद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ट्रॉमा, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले मैंने सोचा कि वो करवा लूँ, उसके बाद हम जो हल्के चैप्टर है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ट्रॉमा एक्सट्रीमिटी को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसमें जो इंट्रोडक्शन है ना, वो सारा आपका जो ट्रॉमा का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें ट्रॉमा का इंट्रोडक्शन है कि प्राइमरी सर्वे में क्या करना है, सेकेंडरी में क्या करना है, तो वो मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तब आपको वो बहुत मतलब यहाँ पे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ट्रॉमा का पेशेंट अगर आपके पास आता है, एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के साथ कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आपने सबसे पहले उसकी क्या करनी है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट गाइडलाइन आपको पता होगी। आपने प्राइमरी सर्वे में क्या करना है, सबसे पहले ABCD ये ट्रिक है। लाइक ए फॉर एयरवे देखनी है उसकी कि एयरवे जो है पेटेंसी है यानी ब्रीथिंग देखना है कि ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल है, क्या है, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, ठीक है। ये सारे आपने प्राइमरी सर्वे में उसको जो है ना मतलब कर लेना है। अच्छा, और बाकी इसके अलावा ये तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे। अब ट्रॉमा के पेशेंट में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है ना मैनेजमेंट का इन ट्रॉमा एक्सट्रीमिटी का, वो क्या होता है, हेमरेज कंट्रोल, ठीक है। प्राइमरी सर्वे में क्या होता है, आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना हेमरेज को, और फिर उस हेमरेज को आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर से उसको जो है मतलब उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। बेस्ट अचीव बाय डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो एडजंक्ट है प्राइमरी सर्वे के, वो क्या है एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में, वो ये है कि फ्रैक्चर को इमोबिलाइज़ करना है। अब फ्रैक्चर इमोबिलाइज़ कैसे करोगे, लाइन फ्रैक्चर से करोगे या क्या करोगे, स्प्लिंट एप्लीकेशन से करोगे, ठीक है। और दूसरा पहले तो आपने क्या करना है, रीलोकेशन करना है, जो डिसलोकेटेड जॉइंट है उसको रीलोकेट करना है। लेकिन अगर रीलोकेशन पॉसिबल ना हो तो फिर आपने क्या करना है, स्प्लिंट लगा देना है, ठीक है। स्प्लिंट लगा देना है ताकि वो जो फ्रैक्चर है उसको आप पोजीशन में ला सको, ठीक है। क्योंकि वो रीलोकेट नहीं हो रहा, देन आपने स्प्लिंट पे जाना है, ठीक है। तो ये सारा आपने ये एडजंक्ट प्राइमरी सर्वे में देख लेना है। इसके अलावा एक्सरे जो है ना, वो प्राइमरी सर्वे का पार्ट नहीं है, वो सेकेंडरी सर्वे का पार्ट है, ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मैं जल्दी चलूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ। आपके पास इरफान मसूद की बुक होगी ना, आप उसको खोल लें साथ में। अच्छा, फिर सेकेंडरी सर्वे में हमने क्या देखना है, हमने जो है ये निमोनिक मैं आपको बताऊंगी उसमें, जब मैं आपको ट्रॉमा का फर्स्ट इंट्रो पढ़ाऊंगी ना चैप्टर, तो उसमें आपने देख लेना है कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, वो कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई प्रेगनेंसी का केस तो नहीं, लास्ट जो मील है उसकी हिस्ट्री देख लेनी है आपने, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना मेन चीज़ जो सेकेंडरी सर्वे में फोकस करनी कि मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी, कि आपको ये ट्रॉमा, ये इंजरी हुई कैसे, ठीक है, क्या मैकेनिज़्म था, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने देखना है, किसको देखना है, आपने स्वेलिंग आपने सबसे पहले तो ब्लीडिंग देखनी, क्योंकि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग को आपने डायरेक्ट प्रेशर से अगर स्टॉप हो रही तो आपने स्टॉप करनी है बाय डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। और स्वेलिंग देखनी है कि मसल और मसल ग्रुप की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, तो वो इंडिकेट करेगा कोई क्रैश इंजरी हुई है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। इन डिफॉर्मिटी में आपने ये 4 चीज़ें दी हुई है, आप आगे भी पढ़ोगे डिटेल में। यहाँ पे देखिए, एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में शोल्डर स्कार्फ हुआ, और पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में जो है ना लॉक हुआ हुआ इंटरनल रोटेशन में, ठीक है कि वो। और फिर इंटीरियर, ये अभी जो है ना मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, आगे डिटेल पढ़ेंगे इसके कि किस तरह से होता है। फिर इंटीरियर हिप डिसलोकेशन में क्या हुआ है कि वो फ्लैक्स हुआ है, एडक्ट हुआ है, एक्सटर्नल रोटेशन। इसको आप इस तरह से याद रखो। देखो, जो पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है ना, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है, इसका मतलब कि वो इंटरनल रोटेशन में लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। इस तरह से इंटीरियर हिप डिसलोकेशन है, ठीक है। इंटीरियर हिप डिसलोकेशन मतलब इंटीरियर साइड में नहीं आ रहा, डिसलोकेट हुआ है, तो इसका मतलब वो एबडक्ट पोजीशन में, एक्सटर्नल रोटेटेड है, और फ्लेक्स तो दोनों में ही डाल देना है। और पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन में पोस्टीरियरली नहीं जा रहा, तो एडक्टेड है, और इंटरनली जो है क्या है, रोटेटेड है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, और आगे भी मैं आपको बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपने देख लेना है कोई ब्लीडिंग, स्वेलिंग, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, आपने देख लेना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद में फील करनी है, आपने सेंसेशन फील करनी है, आपने टेंडरनेस देखनी है, कहीं टेंडरनेस तो नहीं है, पेन ऑन पल्पेशन जिसे कहते हैं ना, जब आप पल्पेट कर रहे हो तो उसे पेन तो नहीं हो रहा, टेंडरनेस तो नहीं है। और आपने पल्पेट करने सारे पल्सेज उसके ना एक्सट्रीमिटीज़ के, और साथ में आपने कैपिलरी वो देख लेना है। कैपिलरी रिफिल क्या होता है, ये जो है ना अपने जो डिजिट्स होते हैं ना उसके पल्प पे आपने जब थोड़ा सा वो करोगे ना, पल्प स्पेसेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ कैपिलरी रिफिल ऑफ पल्प स्पेस एंड नेल बर्ड्स, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है गुड इंडिकेटर ऑफ स्पेटिक डिस्टल
पार्ट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटी, मतलब जब आप जब आप उसको प्रेस करते हो ना पल्प डिजिट्स के पल्प को, तो जब उसे छोड़ते हो तो दोबारा से पहले वो वाइटिश हो जाता है, फिर दोबारा से उसमें खून का बहाव हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, और ये लेस देन 2 सेकंड में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। कैपिलरी रिफिल जो है आपका नॉर्मल हो सकता, अगर लेस देन 2 सेकंड में वो दोबारा से जो है ना उसमें खून का बहाव नॉर्मल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। ठीक है, ये आपने लाभ भी चेक कर लेना है। एक्सेस कर लेना है स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट की, स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट स्टेबल है जॉइंट, ये नहीं है स्टेबल। ठीक है, ये देख लेना है। और आपने डिटेल मोटर सेंसरी रिफ्लेक्सेस देख लेना है, एग्जामिनेशन कर लेना है, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस देख लेना है। ठीक है, पेशेंट बैक बाय लॉग रोलिंग। ठीक है, ऑब्टेन एक्सरे देखिए, सेकेंडरी सर्वे में आपने एक्सरे लेना है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सर्वे में आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद मैं ज़रा इसको मोबाइल को थोड़ा सा ठीक है, उसके बाद ये जो है लिखा हुआ है ना कि आपने ये रूल होता है एक्सट्रीमिटी का ना, ट्रॉमा रेडियोलॉजी का, कि आपने 2 व्यू लेना है एक्सरे के। 2 व्यू ऑर्थोगोनल प्लेन पे एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल लेना है, और 2 जॉइंट अबव एंड बिलो लेना है। 2 साइड से कॉन्ट्रालेटरल व्यू लेना है। ठीक है, और 2 ओकेजन पे लेना है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट एक्सरे कर लिया, वो आपको नॉर्मल आ गया, लेकिन फिर भी आप सस्पिशियस है ना कि लाइक नहीं जॉइंट में कोई इशू है, कोई टेंडरनेस है, तो फिर आपने 10 से 14 दिन के बाद क्या करना है, दोबारा उसका एक्सरे करना है। तो 2 ओकेजन इस तरह से होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट किस तरह से करो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर क्या होता है, देखिए फ्रैक्चर क्या होता है, ये तो हमें बताया कि ब्रोकन बोन होता है, साथ में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विद ब्रोकन बोन। ठीक है, ये आपका फ्रैक्चर की डेफिनेशन कह लो। आप फ्रैक्चर को मैनेज किस तरह से करोगे, सबसे पहले आपके पास अगर फ्रैक्चर का कोई केस आता है, तो आपने सबसे पहले उसको देखना है। ये सारी चीज़ें प्राइमरी सर्वे सेकेंडरी सर्वे तो आपने कर ली ना, इससे आप होते हुए आए हो। अब आपने उसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले आप फ्रैक्चर रिडक्शन करोगे। रिडक्शन मतलब आप उसकी अलाइनमेंट करोगे, जो भी ब्रोकन बोन है उसकी अलाइनमेंट करोगे। फिर उसके बाद उसको फिक्सेशन करोगे, क्यों, ताकि एनाटॉमिकल रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर हो सके। ठीक है, तो उसमें आपने पहले सब फ्रैक्चर रिडक्शन की, फिर फिक्सेशन की। फिर दूसरा काम क्या करना है, स्टेबिलिटी। आपने उसे फिर स्टेबल भी करना है कि अब जो मैंने ये अलाइनमेंट किया है, जो रिडक्शन की है, इसको अब मुझे स्टेबल करना है, तो आप उसे फिक्सेशन के थ्रू करो या स्प्लिंट के थ्रू करो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उस सॉफ्ट टिश्यू और बोन में, तभी तो वो हील हो पाएगा। तभी तो आपने जो रिडक्शन और जो अलाइनमेंट जो फिक्सेशन की है, उसको जब ब्लड सप्लाई पहुँचेगा तभी वो हील हो पाएगा, तभी वो जो है स्टेबिलिटी होगी, और तभी वो जो है उसमें मोबिलाइजेशन आ पाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसके बाद अर्ली एंड सेफ मोबिलाइजेशन ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से बताया है जिस तरह से आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, मैं चीज़ों को रिपीट नहीं कर रही क्योंकि टाइम कम है और मुझे जल्दी कवर करवाना है। और मैं ये मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रहा है इसमें या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बुक को देख रही हूँ और स्टैंड मेरे सामने पड़ा हुआ है। आपके पास इरफान मसूद की बुक तो होगी ना, तो आप वो भी खोल के रख सकते हो, और आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अभी हमने मैनेजमेंट कर ली। अब हमने देखना है कि जो फ्रैक्चर है ना, वो हील हो सकता है किसी भी 2 मैकेनिज़्म के थ्रू। एक होगा इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म, एक होता है डायरेक्ट मैकेनिज़्म। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी बोन हीलिंग होता है। और जो डायरेक्ट होता है बोन हीलिंग, इसे हम प्राइमरी बोन हीलिंग भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि इनडायरेक्ट में कैलस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और प्राइमरी में क्या होती है, विदाउट कैलस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और दूसरी मेन चीज़ ये है इनडायरेक्ट में कि यहाँ पे एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होती है। एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन ये है कि जो कैलस फॉर्मेशन, कैलस प्रिकर्सर जो बना है ना, फिर वो रिप्लेस हो जाता है बाय बोन। ठीक है, वो बाद में रिप्लेस हो जाता है बाय बोन, जिसे हम एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, एक तो ये डिफरेंस आपने देख लिया कैलस का ना, और एक इसमें एनकॉन्ड्रल होती है, क्योंकि कैलस हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन हो रही है, तो बाद में बोन से रिप्लेस होगा, तो उसे ही एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो बोन एंड्स होते हैं ना, जो फ्रैक्चर बोन होती है, तो उसके जो एंड्स होते हैं वो परफेक्टली अलाइन नहीं होते। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, फ्रैक्चर साइड पे ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस ना, जबकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल वो अलाइन होते हैं, वो क्लोज अपोज हो रहे होते हैं एक दूसरे, कोई मूवमेंट नहीं होती। एक ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अच्छा, और ये है इट मे बी नेचुरली वे फॉर बोन टू हील। अब इसकी 3 फेजेज़ है, एक इन्फ्लेमेटरी फेज़ है, एक रिपेयर है, और रिपेयर फेज़ में ही आपकी कैलस फॉर्मेशन हो रही होती है, और फिर रीमॉडलिंग फेज़ में आपकी जो इमेच्योर वोवेन बोन है वो मैच्योर लेमुलर बोन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे भी सेम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ना, यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वो अलाइनमेंट जो ब्रोकन फ्रैक्चर एंड्स होते हैं ना, वो अलाइन हुए, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, रिड्यूस हुआ होता है। रीमॉडलिंग जो होती है ना, वो इस तरह से होती है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट
कटिंग कॉन्स होती है ना बोन्स की, एक्टिंग एज कटिंग कॉन्स, वो मतलब जो बोन की कटिंग कॉन्स होती है ना, वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट होने के बाद फिर वो क्या होती है, यहाँ पे रीमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है कटिंग कॉन्स ऑफ बोन्स में, फ्रैक्चर एंड्स में। ठीक है, और यहाँ पे कोई न्यू लेमिनर बोन जो है ना वो लेट डाउन होती है विदाउट कैलस फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा था कि इमेच्योर वोवेन बोन से लेमिनर बोन बन रही थी, यहाँ पे न्यू लेमिनर बोन फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलस फॉर्मेशन तो नहीं होती ना कि जिससे वोवेन बोन जो है कन्वर्ट हो जाए लेमिनर बोन से। यहाँ पे न्यू लेमिनर बोन खुद लेट डाउन होती है विदाउट कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे एनकॉन्डल्सिफिकेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे न्यू लेमिनर बोन बनती है, यहाँ पे इमेच्योर वोवेन बोन से लेमिनर बोन बनती है, और ये रीमॉडलिंग फेज़ में होता है। ठीक है, ये और बाकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे कम होता है, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आ जाओ रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जैसे मैंने बताया कि अलाइनमेंट होती है। अब रिडक्शन कैन बी अचीव बाय क्लोज। अब इसको हम क्लोज और ओपन दो तरीके हैं इसके। क्लोज मतलब आप जो है उसको विदाउट सर्जरी मैनिपुलेशन कर दो। ठीक है, आपके पास पेशेंट आता है और आपने जो है उसकी फ्रैक्चर बोन्स दिख रही है, आपने जो है उसको दोनों को बोन्स को जो है ना कटिंग बोन्स को जो फ्रैक्चर एंड है उसको मिलाया, मतलब मैनिपुलेशन कर दिया आपने। ठीक है, और ओपन होती है डायरेक्ट मेथड, मतलब इसमें सर्जरी की नीड होती है। आप सर्जरी करके उन बोन फ्रैक्चर एंड्स को जो है ना स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो रिडक्शन के भी दो है, एक है क्लोज, एक है ओपन। देखिए क्लोज है ना, तो क्लोज में आप ये समझ लें कि उसमें विदाउट सर्जरी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। ओपन मतलब आप खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो सर्जरी की नीड है ना, और ये डायरेक्ट है क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है, इस तरह से याद करो कहानी की तरह। अच्छा, उसके बाद रिड्यूस फ्रैक्चर ऑफन नीड्स टू हेल्ड और स्टेबलाइज वाइल हीलिंग प्रोग्रेस। ये कह रहे हैं कि वो फ्रैक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसको अब स्टेबलाइजेशन देखें दो तरह की होती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ टू टाइप्स, वही एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और जो अभी मैंने आपको बताया है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है? जो डायरेक्ट बोन हीलिंग होती है ना इसमें, जिसमें कैलस फॉर्मेशन नहीं होती, ये इसमें क्या होती है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और जबकि जो यहाँ पे जो सेकेंडरी बोन हीलिंग है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये सेम यही है, बस इनके नाम डिफरेंट है। मैं अभी पढ़ूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या है कि इट प्रोड्यूस अ सिचुएशन दैट अलाउ नो मूवमेंट बिटवीन फ्रैक्चर एंड्स। ठीक है, इसमें कोई फ्रैक्चर एंड्स में कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होती, जिस तरह से मैंने आपको प्राइमरी बोन हीलिंग या डायरेक्ट बोन हीलिंग में बताया था कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, वो अपोज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और तो बस इसमें ये डायरेक्ट बोन हीलिंग है और ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें फ्रैक्चर एंड में कोई वो नहीं होता। ठीक है, मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या है कि यहाँ पे अलाउ होते हैं सम मूवमेंट, फ्रैक्चर रेट पे कुछ मूवमेंट होती है, जिस वजह से यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सेकेंडरी बोन हीलिंग में क्या होती है, कुछ मूवमेंट होती है, कैलस फॉर्मेशन होती है, एंडोकॉर्डियल, तो वो रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो रिलेटिव स्टेबिलिटी में आता है इनडायरेक्ट सेकेंडरी बोन हीलिंग। ठीक है, सो आई होप कि रिडक्शन स्टेबलाइजेशन भी आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इसके बाद हमने जो है स्टेबलाइजेशन के टू टाइप्स भी देख ली। अब हमने मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन देखने कि हम किन किन तरीके से स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग। ठीक है, कास्टिंग हम किस तरह से करते हैं? इट रेफर द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कास्ट कर देते हैं और पैडिंग प्रोटेक्शन फॉर द फ्रैक्चर। ठीक है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हम कास्टिंग करते हैं वैसे ही। ठीक है, और स्प्लिंटिंग में हमें करते हैं स्प्लिंटिंग ऑफ जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, इधर साइड ऑफ जॉइंट पे। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है, कास्टिंग क्या होती है, स्प्लिंटिंग क्या होती है। जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको पता होने चाहिए इन तमाम मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन के। तो देखिए, कास्टिंग और स्प्लिटिंग में ये है कि इनमें कोई वाउंड नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई ज़ख़म नहीं बनता। आप इजीली कास्टिंग और स्प्लिटिंग में कोई वो नहीं होता, कोई जो फ्रैक्चर साइड पे कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होती इनकी। ठीक है, और ये चीप भी होता है, एडजस्टेबल भी होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और हम इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको ना। और डिसएडवांटेज ये है इसका कि इसका लिमिटेड एक्सेस होता है सॉफ्ट टिश्यू में। ठीक है, इसका सॉफ्ट टिश्यू तक लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। और दूसरा ये जो है ना बल्कि सा होता है, जिसे हम कबरसम कहते हैं, मतलब बल्कि लाइक होता है। खुद आप लोग ने देखा होगा कि उभरा हुआ सा होता है और पेशेंट को जो है ना वो इरिटेशन हो रही होती है इससे। इंटरफियर विथ फंक्शन एंड पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी। दूसरा ये कि पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी ईजिली जो है ये जो है टूट सकता है अगर थोड़ा सा भी इस पे वो पड़े। ठीक है, तो इस वजह से इसको केयरली मैनेज करना होता है, हम पेशेंट को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी है। और ये बाकी ट्रैक्चर देख लो, ट्रैक्चर क्या होता है? ट्रैक्चर में हम ये करते हैं कि हम जो है ना
पुलिंग करते हैं टू चेंज और होल्ड द पोजीशन ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स। मतलब जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स है ना, उसको हम होल्ड करते हैं, पहले हम उसको पुल करते हैं और फिर हम उसको होल्ड करवाते हैं रिडक्शन के लिए, अलाइनमेंट के लिए। पहले जो फ्रैक्चर एंड से आप उसको अलाइन करते हो ना, पुल करते हो, देन उसको होल्ड करते हो फ्रैक्चर के थ्रू। अब इसमें दो तरह के फ्रैक्चर है, एक स्टैटिक फ्रैक्चर है, एक है डायनेमिक फ्रैक्चर। अब स्टैटिक फ्रैक्चर में क्या है कि इसमें फोर्स एंड काउंटर फोर्स जो है ना वो विद इन 2 फिक्स पॉइंट होता है। मतलब फोर्स और काउंटर फोर्स दोनों स्टैटिक, मतलब बिल्कुल स्टैटिक हालत में होते हैं। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया होता है, फोर्स और काउंटर फोर्स ने, ठीक है। जबकि डायनेमिक में क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड बाय सिस्टम ऑफ वेट, और जो काउंटर फोर्स होता है वो पेशेंट का अपना वेट होता है, ठीक है। कि डायनेमिक फ्रैक्चर है, इसमें कोई इतना नहीं है, फिजिक्स वाली बातें सारी। अच्छा एडवांस, क्योंकि एक तो मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ ताकि कम वक्त में वीडियो जो है पूरा चैप्टर बन जाए, तो फिर भी अगर कुछ जल्दी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। अच्छा एडवांटेज फ्रैक्चर का ये है सेम, नो कोई वाउंड नहीं होता, नो इंटरवीवी फ्रैक्चर साइड से सेम इसी की तरह है। जो कास्टिंग स्प्लिंटिंग है ना, सेम इसके एडवांटेज इसी की तरह है, ठीक है। नो इंटरफेरेंस विद फ्रैक्चर साइड, चीप एंड एडजस्टेबल। डिसएडवांटेज इसका ये है, देखिए फ्रैक्चर है ना, तो आप खुद सोचें, ये जो है ना मोबिलिटी ऑफ पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि हमने एक फ्रैक्चर लगाया है जो कि फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स को होल्ड कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, वो जो जिस भी जॉइंट जो भी फ्रैक्चर है उसकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। और साथ में स्किन प्रेशर कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। मतलब स्किन पे प्रेशर लगा के उसकी कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, पिन साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप सारा लिंक है इससे, कोई इसमें रट्टी लगाने की बात है ही नहीं कि आप फ्रैक्चर लगाए तो जाहिर सी बात है, जब वो होल्ड कर रहा है तो स्किन प्रेशर तो बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन आएगी, पिन साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा लिंक है, कोई रट्टे वाली चीज़ है ही नहीं इसमें कि आप कहें कि हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब देखें, जो इंटरनल फिक्सेशन होता है ना, ये एक सर्जिकल स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, फ्रैक्चर की। और इसमें हम इम्प्लांटेड हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं। इम्प्लांटेड हार्डवेयर मतलब कोई हम कंप्रेशन प्लेट्स लगा देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं, के वाइज जिस कहते हैं, और इंट्रामेड्यूल नेल्स लगा देते हैं, ठीक है, जो कि मेटल रोड्स होती हैं, ठीक है, वो लगा देते हैं, टेंशन बैंड वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेड हार्डवेयर है, मतलब आप सर्जिकल मेथड के थ्रू सर्जिकल स्टेबलाइजेशन कर रहे हो। इंटरनल फिक्सेशन में आप सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करके ये सारी चीज़ें लगा के उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, कोई इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो आपने जाहिर से बात है इंटरनल फिक्सेशन ही करना है, ठीक है। और न्यूरोवेस्कुलर डैमेज हो गया है, देन आपने यही इंटरनल फिक्सेशन की पूरा, ये इसकी इंडिकेशन है कि कब आपने इंटरनल फिक्सेशन पे जाना है, ठीक है। पॉलीट्रोमा, एक से ज़्यादा ट्रोमा हो गया है पेशेंट को, तब आपने इंटरनल फिक्सेशन के थ्रू करना है, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स हो गया है, ठीक है, कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो आपने इंटरनल फिक्सेशन पे करना है, इंडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है इसकी। अच्छा एडवांटेज देख लो, इसकी यही है कि इंटरवल रिडक्शन करवाता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, ये बात याद रखना। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी आप बताएं क्या होता है, मैंने बताया था ना, कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी हीलिंग या सेकेंडरी हीलिंग, प्राइमरी हीलिंग डायरेक्ट या प्राइमरी हीलिंग, ठीक है। और रिलेटिव स्टेबिलिटी पर करवाता है सेकेंडरी या इनडायरेक्ट बोन हीलिंग, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, अलाउ प्राइमरी बोन हीलिंग, ये अलाउ करता है, देखिए वही प्राइमरी बोन हीलिंग, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, सारी लिंक चीज़ें हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट करवा देता है, ठीक है, अर्ली मोबिलाइजेशन हो जाता है, पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तो ये सारे इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि यार मतलब इन्फेक्शन हो सकता है और एनेस्थेटिक रिस्क होता है, ऐसे बात है, आप सर्जरी के थ्रू कर रहे हो ना, तो आप इसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दोगे, तो इसमें एनेस्थेटिक रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और फेलियर ऑफ फिक्सेशन हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि 100% जो है फिक्सेशन फेलियर भी हो सकता है इसका, ठीक है। और दूसरा ये कि जो आप मेटल वर्क कर रहे हो ना, ये सारा मेटल वर्क है ना, कि आप इसमें इम्प्लांटेड हार्डवेयर लगा रहे हो, तो माल पोजीशन भी हो सकती है मेटल वर्क की ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बाय पेन्स और वायर जो है ना, हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू स्किन के थ्रू। अब इसके इंडिकेशन क्या है, एक ओपिन होता है, ठीक है, ओपिन मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर में आप कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली टिबिया में, और ये आप इंडिकेशन बस याद रख लो, ठीक है। और लाइफ सेविंग स्प्लिंट इस इन पेल्विक फ्रैक्चर में आप कर सकते हो, ठीक है। और इनिशियल स्टेबलाइजेशन डिवाइस फॉर एनी फ्रैक्चर डैमेज लिमिटिंग सर्जरी, ठीक है, डैमेज लिमिटिंग सर्जरी में आप एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हो। कोई सर्जरी हुई है तो उसमें कोई डैमेज करना है तो आपने ये
डैमेज लिमिटिंग सर्जरी में आप एक्सटर्नल कर सकते हो, पेल्विक फ्रैक्चर में कर सकते हो और ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर में कर सकते हो। एडवांटेज क्या है इसका कि ये इंटरफेयर नहीं करता फ्रैक्चर साइड से, एडजस्टेबल है, ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन रैपिड स्टेबलाइजेशन करता है और सॉफ्ट टिश्यू एक्सेसिबल है फॉर प्लास्टिक सर्जरी। डिसएडवांटेज क्या है, पिन साइड इन्फेक्शन कर सकता है, वही बल्कि लाइक होता है, ऐसा होता है, इंटरफेयर विद प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एलेजारो सर्कुलर फ्रेम क्या होता है, ये पता है, ये ऐसा होता है कि ये बेसिकली जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप है और इसमें इट अलाउ फाइन एंड कंटिन्यूस कंट्रोल ऑफ पोजीशन, कंप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, आपको जो पोजीशन है, जो कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन जो है, इसकी फाइन एंड कंटिन्यूस कंट्रोल देता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरा ये फैसिलिटेट करता है ग्रेजुअल करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है जो कि मतलब आपको उसकी ग्रेजुअल करेक्शन करनी है, ठीक है, तो आपने ये एलाजारो सर्कुलर फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज यही है कि देखें आप, ये वही बल्कि कमर समय, लेकिन पेशेंट को इरिटेट हो सकता है और वायर ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है इसमें सेम, और इसकी स्पेशलाइज स्किल की नीड है, ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू यही आता है कि ग्रेजुअल करेक्शन और डिफॉर्मिटी के लिए क्या आप करोगे, तो आप ये एलाजारो सर्कुलर फ्रेम करेंगे और इसमें जो स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होती है तो आप कभी नहीं भूलोगे। वायर ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और ये कमरसम भी कहीं भी नहीं, क्योंकि बल्कि लाइक होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब उसके अलावा जो है ये क्या है, ये फ्रैक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये भी बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट से जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्चर डिस्क्रिप्शन देख लो, देखो ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ये ट्रांसफ़र है ना, और ये देख लो ये लीनियर है इस तरह से, और ये ऑब्लीक है या डिस्प्लेस के लो इस तरह से टेढ़ा जा रहा है ना। और ये जो है ना आपका ये वाला देखें, ये स्पाइरल, रुके ये ट्रांसफ़र है, ये लीनियर है, और ये आपका ऑब्लीक था, और ये स्पाइरल है, ठीक है, इस तरह से देखिए स्पाइरल। और ये वाला जो है ना ग्रेन से कम्युनिकेटेड, मतलब एक साइड से फ्रैक्चर है, दूसरी साइड से सही है, और ये वो है, और कम्युनिकेट ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ है। ज़रा मैं इसको घूम करके देखिए, ये वाला जो है ना ये ट्रांसफ़र है, और ये आपका लीनियर है, और ये वाला ऑब्लीक है, और ये वाला देख रहे हैं ये डिस्प्लेस हुआ है, दोनों डिस्प्लेस हुई है, और ये देखेंगे स्पाइरल है। और ये वाला जो है ना ये आप देख रहे हैं कि एक साइड से फ्रैक्चर है और दूसरी साइड से सिर्फ बैंड हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीन स्टिक, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, एक साइड से फ्रैक्चर है, दूसरी साइड से बैंड है। और कम्युनिकेटेड ये होता है कि इसमें ब्रोकन बोन्स, जो फ्रैक्चर होता है ना वो स्मॉलर फ्रैक्चर में, मतलब स्मॉलर ब्रोकन बोन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से देख ले, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह फिर ये फ्रैक्चर डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने ऐसे बता दिया, आप खुद भी देख सकते हो इसको। अच्छा, तो अब इसका जो हमारा जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपर लिम इंजरीज़ है, ठीक है, अपर लिम इंजरीज़ है जिसमें कार्पल इंजरीज़ है और फिर बाकी सारा है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा टारगेट है, मेरी कोशिश तो रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरी सर्जरी 15 दिन का टारगेट है कि कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन ट्रॉमा इसमें बहुत बड़ा यूनिट है, जीआईटी में जो इम्पोर्टेंट होंगे ना चैप्टर बस वही करवाऊँगी क्योंकि टाइम कम है, और बाकी ट्रॉमा हम पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको दिखा दूँ, ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट के इंपॉर्टेंट है, ये वाले मैं ऊपर से पढ़ा दूँगी, ठीक है। और इसमें से भी कुछ चैप्टर, इसमें से भी कुछ चैप्टर, और एंडोक्राइन का भी इंशाल्लाह 15 दिन का टारगेट है, आप दुआ कीजिएगा और बाकी मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।